So today we'll continue with where we stopped in the last class, Newton's laws of motion में. तो कल हम लोगों ने पिछली मतलब जो बेसिक्स हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस वगैरह करे थे और कॉन्सेप्ट वगैरह सीखे थे. आज हम लोग दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे. पहला तो स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट है वो सीखेंगे और दूसरा कॉन्स्ट्रेंट इक्वेशन होता है जहाँ पे कई सारे पुलीज अटैच्ड होते हैं. पहले एक पुली से देखेंगे और बाद में उसको फिर एक्सटेंड करेंगे मोर देन वन पुली के केस के लिए. तो दो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे. पहला कॉन्सेप्ट स्यूडो फोर्स का होगा. ठीक, तो पहला कॉन्सेप्ट हो गया हमारा स्यूडो फोर्स का और जो दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे वो कॉन्स्ट्रेंट इक्वेशंस का पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ एग्जांपल्स करेंगे जो कि इन दो कॉन्सेप्ट पे या बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है. ठीक है, सो दिस इज द एजेंडा फॉर टुडेज क्लास. तो स्यूडो फोर्स के लिए सबसे पहले ये समझो. So in this section we discuss the techniques of solving the motion of a body with respect to a non-inertial frame of reference. तो हमारा जो जितना न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन जो लिखते हैं वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही वैलिड है. मतलब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हुआ? वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि या तो रेस्ट पे है या फिर यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है. अगर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेट कर रहा है तो उस केस में हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वहां पे नहीं लिख सकते हैं. ठीक है, तो अगर इनर्शियल फ्रेम में हम लोग को न्यूटन्स लॉज ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के इक्वेशंस, क्योंकि हम लोग इतना हैबिचुएटेड हो जाते हैं कि हम लोगों को उसी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से ही सॉल्व करना चीजों को आता है. तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, एक अलग से फोर्स कंसिडर कर लेते हैं जिसको स्यूडो फोर्स कहते हैं. वो स्यूडो फोर्स लगाने से हम सेम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई कर सकते हैं. So that's what I will be doing it here. So in this section we discuss the techniques of solving the motion of a body with respect to a non-inertial frame of reference. So consider the situation shown in figure. Suppose the frame of reference S dash moves with a constant acceleration A naught with respect to an inertial frame S. The acceleration of a particle P measured with respect to S dash is AP S dash, which is equal to A, and that with respect to S is APS. तो यहाँ पे दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. ठीक है, तो ये S dash जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है, ये S dash फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये खुद ही एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो A नॉट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है. तो S dash क्या हो गया हमारा? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया. ठीक है, so S dash is non-inertial frame of reference. ओके, और ये जो S है, ये S क्या हो गया? S हमारा inertial frame of reference है, ये रेस्ट पे. so S is inertial frame of reference. ठीक है, तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. तो ये जो A नॉट है ये क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ S डैश विद रिस्पेक्ट टू S. देखो ये चीज, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम S डैश विद रिस्पेक्ट टू S इज इक्वल टू A नॉट दे रखा है क्वेश्चन में. और वेक्टरली लिखें तो ऐसे लिखेंगे. उसके अलावा एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल with respect to this frame S dash, acceleration of particle P with respect to S dash is equal to A दे रखा है. ठीक है, so acceleration of the particle P measured with respect to S dash is A, and that with respect to S is, जो हम लोग इसको acceleration with of P with respect to S, ये हम लोग APS से रिप्रेजेंट करते हैं. अब हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू S अगर हमें निकालना है, सो दिस विल बी acceleration of P with respect to S dash plus
acceleration of s dash with respect to s. So this is, या रिलेटिव एक्सेलरेशन ही कर लो पहले. रिलेटिव एक्सेलरेशन के टर्म्स में अगर हम लोग लिखते हैं तो एक्सेलरेशन ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू s डैश, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता था, v a b लिखते थे तो वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b. याद है ना, v a b का हम लोगों ने एक फॉर्मूला लिखा था, दैट वाज v a माइनस v b. ठीक है, v a माइनस ऑफ v b, ये फॉर्मूला याद है ना. ये v a क्या था, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में था, मतलब वेलोसिटी ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड वेलोसिटी ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. ठीक है, मतलब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के टर्म्स में. तो सेम चीज यहाँ पे अगर हम लोग एक्सेलरेशन के लिए बात करें तो एक्सेलरेशन ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू s डैश मींस एक्सेलरेशन ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू s जो इनर्शियल फ्रेम माइनस एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम s डैश विथ रेस्पेक्ट टू s. ये क्लियर है सबको, ये वाला फॉर्मूला? हाँ, ये क्लियर है सभी को? Yes, sir. अब एक्सेलरेशन ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू s डैश इज ap विथ रेस्पेक्ट टू s एंड a s डैश विथ रेस्पेक्ट टू s. अब ap विथ रेस्पेक्ट टू s हम लोग को निकालना है, ठीक है ना, ये, और a s डैश. तो अब यहाँ पे हम इसको ap विथ रेस्पेक्ट टू s डैश हम लोग को a दे रखा है यहाँ क्वेश्चन में, तो a इज इक्वल टू ap विथ रेस्पेक्ट टू s माइनस ऑफ ये a नॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट. अब दोनों तरफ मास से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये क्या हो जाएगा, ma इज इक्वल टू map विथ रेस्पेक्ट टू s माइनस ऑफ ma नॉट. ठीक है, तो ये वाला जो चीज, अब इससे हमारा क्या आ रहा है, ये वाले रिलेशन से अब हमें पता है कि m इंटू ए पी विथ रेस्पेक्ट टू s, मतलब इस पार्टिकल का इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जो एक्सेलरेशन है वो MAPS कर रहे हैं. MAPS मतलब ये फोर्स हो गया जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, और तो इससे हमें आ जाएगा जो M ऑफ A इज इक्वल टू MAPS को हम फोर्स से रिप्लेस कर देते हैं, राइटिंग द सम एज फोर्स. सो दिस इज फोर्स F माइनस MA नॉट, राइट. तो अब अगर हमें यहाँ पे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सेलरेशन a निकालना है, सो a इज इक्वल टू, राइट, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में p विथ रेस्पेक्ट टू s डैश, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सेलरेशन निकालना है तो f माइनस ma नॉट डिवाइडेड बाय m. तो ये जो माइनस ma नॉट जो हम कर रहे हैं ना, ये बेसिकली क्या होता है, ये हम एक स्यूडो फोर्स कंसीडर कर रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन. मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड है, राइट, जिस डायरेक्शन में ए नॉट मूव कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर इधर मूव कर रहा है तो इस पे पीछे के तरफ एक स्यूडो फोर्स लगेगा जिसका की वैल्यू ma नॉट के बराबर. मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो हम लोग एक कार है ना, ये केस लेते हैं, ये कार खुद एक्सेलरेट कर रहा है मान लो ए नॉट एक्सेलरेशन से, तो इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट होगा, लेट्स से ये आदमी बैठा हुआ है, तो इस आदमी पे एक, अगर इस आदमी के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो इसके ऊपर हम लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स कंसिडर करेंगे जिसको कि हम लोग स्यूडो फोर्स बोलेंगे. और ये m जो है मान लो इस आदमी का मास है, तो m इंटू ए नॉट will be the pseudo force which will be applied on this object in opposite direction to the direction in which a naught is moving. जो कार है वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिस एक्सेलरेशन से, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक सूडो फोर्स हम लोग लगाते हैं अगर हम लोग को इसको इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे लिखना है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को लिखना है. क्लियर है ये? See, derivation may not be that much clear, but why? Because derivation थोड़ा सा complicated है, तुम लोग को हो सकता है ना समझ में आए,
बट डेरिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई पार्टिकल है तो उसको अगर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं तो एक स्यूडो फोर्स उस पर कंसिडर करना होता है ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, सिंपल सी चीज है। अगर तुम यही देखो, ये जैसे हमारा एक ये ब्लॉक है और ये नीचे जो हमने दूसरा ब्लॉक ले रखा है, सो अगर इसको आगे मूव करोगे ना तो ये देखो ये पीछे की तरफ जाता है, राइट, इट मूव्स बैकवर्ड, राइट। हम आगे मूव करते हैं, ये पीछे की तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि ये अब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस खुद एक्सेलरेट कर रहा है, तो इस पे एक पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है जिसको हम स्यूडो फोर्स कहते हैं। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, मतलब एक और एग्जाम्पल अगर देखो, मान लो ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है। अब इस ब्लॉक को अगर एक्सेलरेट कर रहे हो ए नॉट एक्सेलरेशन से ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो इस बिकॉज ये जो ब्लॉक है ना ऊपर वाला, मान लो इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, तो m2 मास एक्सेलरेट कर रहा है राइट साइड में ए नॉट एक्सेलरेशन से, तो m1 बिकॉज m2 के ऊपर है जो कि खुद ही एक्सेलरेट कर रहा है, इसीलिए इस पे एक पीछे के तरफ एक स्यूडो फोर्स लगेगा जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा, m1 a नॉट। स्यूडो फोर्स बहुत सारी बुक्स में बोलते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बिना स्यूडो फोर्स के भी हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। और सही बात है, हम कर भी सकते हैं, मैं करके भी दिखाऊंगा तुम्हें, बिना इसको यूज किए भी कर सकते हैं। बट मैकेनिक्स में ना विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना इसको यूज करके करोगे क्वेश्चन तो कर लोगे बट तुमको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, तुम समझ नहीं पाओगे कि क्या हो रहा है। यहाँ पे तुम समझ पाओगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है, राइट? इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट से तुमको क्लैरिटी आता है। अगर नहीं भी यूज करोगे तो भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसको करके देख लेंगे बिना उसको सॉल्व यूज किए। सो देखो यहाँ पे जो है, द इक्वेशन रिलेट्स टू एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल and the force acting on it. Compare it with equation 5.2 which relates to the acceleration and the force when the acceleration is measured with respect to an inertial frame. तो हमारे पास अभी जो इक्वेशन आया ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला जो स्यूडो फोर्स वाला, उसके पहले हम लोगों ने ये नेट फोर्स जो इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं, सो नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो वहां पे एक्सेलरेशन फोर्स इज इक्वल टू, हम लोग लिखते हैं टोटल फोर्स F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और वहां एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F बाय m होता है नॉर्मल। यहाँ स्यूडो फोर्स वाले केस में बेसिकली हम लोग जो फोर्स नेट फोर्स ma इज इक्वल टू F माइनस m a नॉट करते हैं, इससे जो एक्सेलरेशन a आता है दैट इज F माइनस m a नॉट डिवाइडेड बाय m r। वही चीज यहाँ पे बता रहा है इसमें कि जो पहले हम लोग जो बेसिक करे थे जब हम लोगों ने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहे थे, सो एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम कम्स इनटू द इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल जो हम स्यूडो फोर्स जब कंसीडर कर रहे हैं। तो न्यूटन सेकंड लॉ A is equal to F by m is not valid in such non-inertial frame, है ना। A is equal to F by m जो कर रहे हैं ना, this is not valid for, this is valid for inertial frame of reference. And this is when you are applying it in non-inertial frame of reference. So an extra term minus A naught has to be added to sum of all the forces acting on the particle before writing the equation A is equal to F by m. Note that in this extra term, m is the mass of the particle under consideration and A naught is the acceleration of the working frame of reference with respect to some inertial.
तो जो एक्सेलरेशन है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का है और मास उस ऑब्जेक्ट का है जिसके ऊपर हम स्यूडो फोर्स लगा रहे हैं, जिसको कि हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मूव करा रहे थे. However, we people spend most of our lifetime on Earth, which is an approximate inertial frame. Earth भी inertial frame नहीं है ना. हम लोगों ने बोला था अर्थ बिकॉज रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, राइट. तो इनर्शियल फ्रेम नहीं हो सकता. इनर्शियल फ्रेम तो वो होता है ना जो कि या तो स्टेशनरी रहे या फिर यूनिफॉर्म मोशन से मूव करे. अगर वो रिवॉल्व कर रहा है तो उसका वेलोसिटी चेंज करेगा. एक्सेलरेटेड फ्रेम है रेफरेंस. सो वी आर सो फेमिलियर विथ न्यूटन्स लॉ that we would still like to use the terminology of Newton's law even when we use a non-inertial frame. This can be done if we agree to call minus ma naught a force acting on the particle. Then while preparing the list of forces acting on the particle P, we include all the real forces acting on P by all other objects and also including an imaginary force minus ma naught. ये actual force नहीं है, imaginary force है. Applying Newton's second law will then lead to equation 5.3. ये जो है ये वाला इक्वेशन. Such correction term, ये जो correction term अलग से हम डालते हैं in the list of forces are called pseudo forces. This so-called force is to be included in the list only because we are discussing the motion from a non-inertial frame and still want to use Newton's second law. Because हम non-inertial frame of reference में Newton's second law use करना चाहते हैं, इसीलिए वहां पे हम लोग को ये स्यूडो फोर्स कंसीडर करना पड़ेगा जब हम फोर्स का सम निकाल रहे हैं. टोटल फोर्स इक्वल्स mass time acceleration. So if we work from an inertial frame, the acceleration a naught of the frame is 0 and no pseudo force is needed. The pseudo force are also called inertial forces, although their need arises because of the use of non-inertial frame. ठीक है, तो इसको इनर्शियल फोर्सेस का नाम भी दिया गया है, बट तुम उतना मत जानो, स्यूडो फोर्स ही जानो. और इनफैक्ट तुम बाद में नोटिस करोगे कि स्यूडो फोर्स वगैरह का कॉन्सेप्ट बहुत, मतलब बेसिकली इसमें अगर अंदर जाओगे तो दिस इज वेरी वास्ट थ्योरी. मतलब इसको समझना अपने आप में एक बहुत बड़ा एक टास्क है. बेसिकली 1-2 साल लोगों को लग जाता है इसी को समझने में. तो वी डोंट वांट टू गेट इनटू मोर डिटेल ऑफ दिस, बट या व्हेनेवर वी आर अप्लाइंग Newton's second law of motion in non-inertial frame of reference, जहां वो ऑब्जेक्ट जिसके मतलब जिस वो रेफरेंस ये फ्रेम या जो पार्टिकल है, वो पार्टिकल जिस चीज पे है वो खुद ही एक्सेलरेट कर रहा है, तो उस पार्टिकल पे पीछे की तरफ एक स्यूडो फोर्स लगा देते हैं. बहुत सिंपल हम लोग इस चीज को रखेंगे, उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे. ठीक है, अगर हम मतलब स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो बिना किए भी हो सकता है क्वेश्चन, बट थोड़ा सा कहीं कहीं पे विजुअलाइजेशन में दिक्कत होती है और कहीं कहीं पे सॉल्व करने में भी दिक्कत होती है. वहां पे स्यूडो फोर्स के बिना फिर लगता है कि स्यूडो फोर्स से चीज बहुत आसान होगी, तो उन जगहों पे यूज करेंगे. तो जुडिशियसली समझना है कहाँ पे अप्लाई करेंगे और कहाँ बिना अप्लाई किए भी काम चल सकता है. तो वो प्रैक्टिस से तुमको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे जरूरत है और यहाँ पे बिना उसको यूज किए भी कर सकते. ठीक है, यस सर. अब ये जैसे क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, इसमें स्यूडो फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं हम लोग. सो अ पेंडुलम इज हैंगिंग फ्रॉम अ सीलिंग ऑफ कार हैविंग एन एक्सेलरेशन a naught. तो ये कार है, इसका खुद का एक्सेलरेशन a naught है और पेंडुलम सीलिंग से हैंग किया हुआ. फाइंड द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल. अब जब ये पेंडुलम होगा ना, तो पेंडुलम स्टेशनरी, पहले मान लो अगर कार्ट अगर स्टेशनरी होता है ना, मूव नहीं कर रहा होता है कार्ट, तो उस केस में पेंडुलम कैसा होता है, ऐसा होता है ना. बट ये जब इधर एक्सेलरेट करेगा तो इस पे स्यूडो फोर्स किधर लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा ना, पीछे की तरफ. तो स्यूडो फोर्स पीछे की तरफ लगता है, तो ये क्या करता है, इसको इधर पुल कर लेगा और ये फाइनली कैसे इक्विलिब्रियम में ऐसे आके रुक जाएगा किसी एंगल थीटा. क्लियर है. अब हमें वो एंगल थीटा निकाल के बताना है कि क्या है एंगल थीटा. इस पॉइंट पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं. एक टेंशन T लग रहा है इस पे फोर्स, एक इस पे वेट mg लग रहा है, और स्यूडो फोर्स किधर लग रहा है, राइट साइड में लग रहा है स्यूडो फोर्स, लेफ्ट साइड में सॉरी, ma0. टेंशन का 2 कंपोनेंट होगा. ये अगर थीटा है, यहाँ पे भी थीटा होगा, तो यहाँ पे ये जो टेंशन T था, ठीक है, इसका कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट T cos थीटा इधर हो गया,
और एक टी साइन थीटा इधर हो गया। फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे जैसे बना हुआ है तो ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो जाएगा टी साइन थीटा। थीटा जिधर होता है वो कॉस कंपोनेंट होता है। ये क्लियर है सबको? अब Yes, sir. इक्विलिब्रियम का केस है तो हम लोग इक्वेशन क्या लिखेंगे? टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए नॉट, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिखेंगे तो, और वर्टिकल डायरेक्शन में लिखेंगे तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, राइट। अब इसमें डिवाइड कर दो दोनों को, डिवाइड करोगे 1 को 2 से, सो 1 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? टी साइन थीटा बाई टी कॉस थीटा, मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू एम ए नॉट बाय एम जी, एम और एम कट गया, विच इज इक्वल टू ए नॉट बाई जी। तो आपको निकालने बोल रहा है थीटा का वैल्यू, थीटा क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स ऑफ ए नॉट बाय जी, जो कि यहाँ पे इन्होंने निकाल रखा। क्लियर है सबको? Yes, sir. हाँ सर। अब इसी क्वेश्चन को मान लो हम स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं लगाते, हम नहीं मानते हैं कि पीछे की तरफ फोर्स लगे, और स्यूडो फोर्स कुछ होता है हमको पता ही नहीं है, राइट। तो उस केस में अगर हम लोग इसको यूज करना चाहें, so let us consider the above problem. ये हमारा कार्ट है, ये कार्ट ग्राउंड पे मूव कर रहा है विथ एक्सेलरेशन ए नॉट, यहाँ पे एक पेंडुलम लगा हुआ है, ठीक है, ये थीटा एंगल पे जाके रुक गया, है ना। तो अब हम लोग बेसिकली ये नहीं लगा रहे हैं न्यूटन, मतलब बेसिकली स्यूडो फोर्स नहीं यूज कर। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि ये मान लो हमारे पास इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, इसका वेट हो गया नीचे के तरफ mg, टेंशन t हो गया, ये एक कंपोनेंट हो गया इधर, ये एंगल थीटा है, तो इधर वाला कंपोनेंट t cos थीटा हो गया, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है t sin थीटा। अब यहाँ और ये जो पूरा है सिस्टम, ये किधर मूव कर रहा है? इस तरफ मूव कर रहा है एक्सेलरेशन ए नॉट। तो हम इसमें क्या लिखते हैं कि भाई t cos थीटा हो गया mg के बराबर। वर्टिकली तो हम लगा ही सकते हैं फोर्स, हॉरिजॉन्टल वाले में ये जो t साइन थीटा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है क्या? एक ही फोर्स लग रहा है t साइन थीटा। तो वो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में t साइन थीटा है, दैट विल लीड टू, इसका जो मास m है, दैट विल लीड टू द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल m a नॉट, जो राइट के तरफ मूव कर रहा है। अगर ये जो कैरेज है, ये कैरेज ए नॉट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो इसके अंदर जो पेंडुलम है वो भी तो ए नॉट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा। उस पेंडुलम पे जो मास है, ये जो मास है, इस पे क्या फोर्स लग रहा है? एक ही फोर्स लग रहा है राइट साइड में, टी साइन थीटा। हम मान लेते हैं वो जो टी साइन थीटा फोर्स है, उसी की वजह से ये ए नॉट एक्सेलरेशन से राइट को मूव कर रहा है। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो अब सीधे इसको सेम चीज आ गया, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा एम ए नॉट अपॉन एम जी, एम और एम कैंसिल हो गया, विच इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन जी। हम लोग यहाँ 2 डिवाइडेड बाय 1 कर रहे हैं, सो इससे हमारा आ जाएगा बेसिकली t और t कैंसिल, tan थीटा इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन जी, ठीक है, और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए नॉट अपॉन जी। एक्चुअली है स्यूडो फोर्स ही, बट कुछ लोग इस चीज को मानने से इनकार करते हैं। मानने से इनकार करते हैं तो इस तरह का उटपटांग चीज बोलते हैं कि भाई ये जो टी साइन थीटा है, देखो ये ए नॉट एक्सेलरेशन इधर हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट इधर एक्सेलरेट करेगा, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए नॉट लिख के उनको खुशी मिल जाती है, ठीक है। सो देयर आर वेरियस फिजिसिस्ट, दे हैव देयर ओन थ्योरीज, यू डिसाइड आपको क्या आसान लगता है। मुझे स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आता था क्योंकि मुझे लगता था
कि भाई कोई ना कोई फोर्स तो रहा होगा ना जिसकी वजह से ये पीछे मूव किया, अपने आप तो हवा में तो पीछे चला नहीं जाएगा, तो कुछ ना कुछ तो फोर्स लगा होगा इसके ऊपर जिसकी वजह से। तो अगर आपको उस तरीके से फिजिकली मतलब बेसिकली उसको विजुअलाइज करके समझना है तो स्यूडो फोर्स समझने की जरूरत है। अगर आप उसको बस नॉर्मल इक्वेशन लिखो, सॉल्व करो, मैकेनिकल वे करना है तो ये ऐसे भी कर सकते हैं। ये राइट साइड में फोर्स टी साइन थीटा था, इसमें एक्सेलरेशन ए नॉट राइट साइड में है, तो टी साइन थीटा जो है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम इनटू ए नॉट। ऐसे करके सॉल्व किया जा सकता है। डिसाइड आपको करना है ना। 4 लोग मिलेंगे, आपको 4 तरीके से बताएंगे, आपको जिनका मेथड अच्छा लगता है वो फॉलो कीजिए, मुझे कोई उसमें परेशानी नहीं है। मैंने अपना प्रेफरेंस बता दिया, बाकी आपकी मर्जी है। आजकल तो बच्चे ज्यादा होशियार है ना। हाँ? नहीं लिख लिया सबने? यस सर लिखिए। तो पोलिंग करते हैं। पोलिंग में पूछते हैं आदि भाव तुमको स्यूडो फोर्स ठीक लगा या फिर ये वाला चीज ठीक लगा? सर सूडो फोर्स। अभेद्या तुम्हें क्या लगा थी? कुछ भी नहीं, अभेद्या सो गया। अमृतराज आप बताइए। सर सूडो फोर्स। मेघा? स्यूडो फोर्स सर। दिव्यांशी? हेलो हाँ अभेद्या जाग गया? हाँ बता भाई। सर, थोड़ी प्रॉब्लम है सर यहाँ पे कनेक्शन की। अच्छा अच्छा सर वहाँ पर लाइट आ जा रही है सर, माइक भी थोड़ा खराब है। तो अभी तुमको कुछ समझ में आया या कुछ भी नहीं समझ में आया? हाँ सर थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत। चलो दिव्यांशी आपको क्या समझ में आया, स्यूडो फोर्स या नॉर्मल वाला? सर सूडो फोर्स। ईशा? सर सूडो फोर्स। माधव? स्यूडो फोर्स सर। सहज? सर स्यूडो फोर्स। ये वेदांश का है, वेदांश ज्वाइन नहीं किया आज। चलो कोई नहीं, अब ऐसे भी हम सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ऑल द लेक्चर्स आर देयर विद मी इफ यू वांट। मतलब आई विल कीप ऑन अपलोडिंग ऑन यूट्यूब आल्सो, यू कैन गो देयर एंड वॉच। ठीक है। और ठीक है, सहज मैं वो यूट्यूब का लिंक दोनों का भेज दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है? ओके सर। आज क्लास के बाद भेज दूंगा। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। स्यूडो फोर्स सबको समझ में आ गया। अब कॉन्स्ट्रेंट, ये भी दूसरा वाला जो ये जो चीज है ये दुनिया का दूसरा जुबाट चीज है बेसिकली। ये भी बहुत लोगों को डिफिकल्ट लगता है भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, बट ठीक है उसको अगर समझने का फेयर है। एक तो मैकेनिकल वे है जो कि यहाँ पे अभी हम लोग जिक्र करेंगे जिसका, और दूसरा थोड़ा सा दिमाग वाला है, उसमें विजुअलाइज करके चीजों को करना होता है, वो भी हम लोग करेंगे जब हम एचसी वर्मा पे क्वेश्चंस बना रहे होंगे। तो दोनों मेथड को देखना, तुम जहां पे कंफर्टेबल हो, जो चीज तुमको इजी लगे उसको यूज कर सकते। बट जहां पे वो विजुअलाइजेशन बंद हो जाता है वहां मैकेनिकल मेथड ही काम आता है। इसीलिए ये मेथड भी सीखना जरूरी है कि मैकेनिकली कैसे हम लोग निकालते। क्लियर है बच्चों? यस सर। आ जाते हैं कॉन्स्ट्रेंट इक्वेशन पे। So example 8.20, using constraint method find the relation between acceleration 1 and 2। कल तो मैंने बोल दिया था ना भाई कि ये वो वाला जो मेथड था वो विजुअलाइजेशन वाला मेथड था। एक बार फिर से तुमको समझा दें, मैंने क्या बोला था कि ये वाला जो ब्लॉक है अगर x डिस्टेंस नीचे जा रहा है तो ये वाला ब्लॉक क्या होगा, ये भी x डिस्टेंस ऊपर जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक ही रोप से या स्ट्रिंग से अटैच्ड है, तो जितना डिस्टेंस ये नीचे जाएगा सेकंड वाला ब्लॉक, फर्स्ट वाला ब्लॉक उतना ही डिस्टेंस ऊपर आएगा। ये क्लियर है सबको? हाँ है ना, ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज है ना। एक इनफैक्ट आई हैव ऑर्डर्ड फ्यू पुलीज एंड दीज थिंग्स आल्सो, आई विल शो यू दीज थिंग्स कि क्या होता है एक्चुअली। तो पुली को मतलब अगर स्टेशनरी मान लो सेकंड वाले ब्लॉक को नीचे लेके जाओ तो फर्स्ट वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा, ये बहुत ऑब्वियस सी चीज है। और जितना डिस्टेंस 2 को नीचे लेके जाओगे 1 वाला उतना ही ऊपर जाएगा, ये भी बहुत ऑब्वियस सी चीज, राइट? तो अब हम लोग क्या करते हैं कि तो इससे हम लोग क्या करते थे
कि भाई इसको अगर डबल डिफरेंशिएट कर दें, राइट, तो सिंस ये अगर सेकंड वाला ब्लॉक x2 जा रहा है और ये x1 आ रहा है, तो हम लोग क्या बोलते थे भाई, x1 इज इक्वल टू x2, राइट। और उससे हम लोग डबल डिफरेंशिएट करेंगे, तो अगर साइंस के साथ करना है तो भी कर सकते थे कि भाई x2 नीचे जा रहा है, x1 ऊपर जा रहा है, ऊपर वाले को पॉजिटिव ले लो, नीचे वाले को नेगेटिव ले लो, तो भी तुम कर सकते थे, डबल डिफरेंशिएट कर लो, तो प्लस ऑफ a1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ a2। मैग्नीट्यूड की अगर बात करोगे तो a1 का मैग्नीट्यूड और a2 का मैग्नीट्यूड दोनों सेम, मतलब कि दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव करेगा। ये एक्सेलरेशन a से नीचे जा रहा है, ये a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ठीक। अब इसको करने का एक और तरीका है, वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि विजुअलाइज नहीं करते हैं उसको, बस बिल्कुल मैथमेटिकल वे में शुरू करते हैं। हम लोग ये एज्यूम करते हैं, एजम्पशन ये है कि ये जो पुली के ऊपर वाला जो ये पोर्शन है, जो जिसके ऊपर रोप है, पुली का हाफ जो ऊपर वाला सरकमफेरेंस है, उसमें जो उसके अंदर जो रोप है उसको नेग्लिजिबल मान, वी एज्यूम इट टू बी ऑलमोस्ट जीरो, मतलब बहुत कम एज कंपेयर टू दीज डिस्टेंसेस। नाउ ये जो फिक्स्ड पोर्शन है, इस फिक्स्ड पोर्शन से और इस फिक्स्ड पोर्शन से ये इसको फिक्स मान, ठीक है। तो फिक्स्ड डिस्टेंस बेसिकली ये जो है, हम लोग तो बेसिकली ये मानते हैं कि यहाँ से जो डिस्टेंस है ये x1 हो गया, और इधर से जो डिस्टेंस है इस वाले पोर्शन से, तो ये x2 हो गया। उससे क्या हो गया भाई, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग over pulley is equal to x1 plus x2, which is equal to L. That is what? Constant है ना ये जो टोटल लेंथ है पुली के ऊपर, ये पूरा कांस्टेंट होगा, राइट। तो x1 plus x2 is a constant which is equal to, okay, is a constant which is equal to length of the total length of the string. अब इसको डबल डिफरेंशिएट कर लो, सो differentiating with respect to time twice we get, तो ये क्या हो जाएगा, देखो d2x1 बाय, या पहले सिंगल डिफरेंशिएशन करो, तो इसको क्या लिखेंगे, dx1 अपॉन dt प्लस dx2 अपॉन dt इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ L विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। L क्या है, लेंथ कांस्टेंट है, तो dl विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करोगे क्या हो जाएगा, d 0 हो जाएगा, तो dx1 मतलब dx1 अपॉन dt इज v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 0। Again differentiating with respect to time, we will have dv1 upon dt plus dv2 upon dt is equal to 0 है, मतलब a1 plus a2 is equal to 0, ठीक है। तो a1 plus a2 अगर 0 हो गया, इसका मतलब a2 is equal to माइनस ऑफ a। ये रिलेशन हो गया अपना दोनों एक्सेलरेशन के बीच में, a1 और a2 के बीच में जो रिलेशन है वो निकाल लिया। नेगेटिव साइन यही बस बताता है कि a2 नेगेटिव, अगर नीचे को पॉजिटिव ले रहे हैं तो ऊपर वाला डायरेक्शन नेगेटिव। इज इट क्लियर? क्लियर है? Yes, sir. हाँ सर। लिख लो, सब लोग लिख लिया?
लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. हाँ सर. चलिए नेक्स्ट वाले पे आते हैं. अब देखो ये वाला जो प्रॉब्लम है ना, ये थोड़ा सा उसी में थोड़ा डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज कर दिया है. कई सारे पुली ऐसे समझो तो समझ में नहीं आएगा. विजुअलाइजेशन से भी करेंगे और उसके बाद कॉन्स्ट्रेंट इक्वेशंस लिख के भी करेंगे. तो पहले विजुअलाइजेशन अगर हम करते हैं कि हाउ टू सॉल्व. इनफैक्ट जो आईसीएससी वाले बच्चे हैं वो मेरे साथ जब पुली कर रहे थे तो मैं थोड़ा इसको मैं वैसे करता भी था, आप लोगों को याद होगा. तो अभी क्या है, इसको मान लेते हैं मैंने उठा के यहाँ रख दिया. ठीक है, समझो कि कैसे कर रहे हैं. पहले हम लोग जो नॉर्मल बेसिक तरीका है विजुअलाइजेशन वाला, देख के समझने वाला. तो ये मेरा ये वेज हो गया. ये जो 1 था उसको ऊपर मूव करा दिया. ऊपर कितना मूव कराया? x डिस्टेंस से ऊपर मूव करा. ये अगर x डिस्टेंस गया तो अभी देखो पहले एक एक करके समझो. ये x डिस्टेंस ऊपर जाएगा तो उससे क्या होगा कि ये वाला जो है x डिस्टेंस नीचे को निकल के आ जाएगा. अभी हमारा है ना, इसके x डिस्टेंस ऊपर जाने से क्या क्या स्ट्रिंग में होगा. बेसिकली ये भी, ये 2 वाला भी है वो x नीचे आएगा, बट ये पुली खुद भी नीचे आ गया. राइट, ये पुली खुद भी नीचे आ गया और इसके मूव करने से यहाँ पे भी ये खुल गया. राइट, तो अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये इसमें तो 1 मूवमेंट होगा, इन दोनों में 2 मूवमेंट हो रहा है. बिकॉज कि ये अगर ऊपर गया है तो इसके नीचे आने के वजह से ये, मतलब मान लो x डिस्टेंस ऊपर गया तो ये जो स्ट्रिंग है ये x डिस्टेंस नीचे आया. x डिस्टेंस नीचे आने से ये पुली जो x डिस्टेंस नीचे आएगा तो x डिस्टेंस इधर और x डिस्टेंस इधर, ये दोनों x खुल जाएगा. तो उससे ये 2x डिस्टेंस नीचे आ गया, 2x आया. राइट, तो 2x जो नीचे आया तो इससे यहाँ पे दोनों तरफ 2x और 2x खुल गया, 2x इधर और 2x इधर, तो ये 4x हो गया. तो 4x प्लस 2x 6x प्लस 1 7x. ये जो 2 वाला है ये नीचे 7x डिस्टेंस से नीचे जाता है. फिर से अगर हम समझेंगे x डिस्टेंस ऊपर गया, x डिस्टेंस ऊपर जाने की वजह से ये वाला चीज भी x डिस्टेंस, मतलब यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो x डिस्टेंस नीचे आएगा. उसके वजह से ये जो पुली है ये पुली खुद x डिस्टेंस से नीचे आएगा. x नीचे आने का मतलब x इधर भी खुल गया और x इधर भी खुल गया. तो ये वाला जो है ये 2x डिस्टेंस से नीचे आएगा. 2x नीचे आने से 2x इधर और 2x इधर खुल गया. तो मतलब टोटल ये 4x डिस्टेंस से इधर आया. तो 4x प्लस 2x प्लस x, मतलब ये इसका 4x मूवमेंट हो गया, इसका 2x मूवमेंट हो गया और इसका x मूवमेंट हो गया. तो 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7x डिस्टेंस ये नीचे चला. कॉम्प्लिकेटेड है ये विजुअलाइज करना, इसीलिए विजुअलाइजेशन वाला यहाँ बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो रहा है ना. हम लोग देख रहे हैं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आप लोग खुद भी ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो विजुअलाइजेशन वाले को हम लोग फिर अगर हम छोड़ते हैं और ये देखते हैं कि भाई कॉन्स्टेंट इक्वेशन से क्या हमें इजी आ रहा है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये डिस्टेंस इसको फिक्स मान लेते हैं. ये जो डिस्टेंस फिक्स हो गया. राइट, अब यहाँ से जो डिस्टेंस है इधर से डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं. तो ये पूरा मान लो x1 है, मतलब इस ब्लॉक 1 वाले ब्लॉक का जो इससे डिस्टेंस है x1 है. 2 वाले ब्लॉक का जो इससे डिस्टेंस है वो x2 हो गया. जो ये पुली है 4 उसको नंबर दिया गया, उसका जो डिस्टेंस है यहाँ से x4 मान लिया. और इस पुली का जो डिस्टेंस है इसको हम लोगों ने x3 मान लिया. ये सब इधर से इस डिस्टेंस से, मतलब ये जो फिक्स्ड एंड है उससे जो डिस्टेंस है इस पुली का x3, इस वाले पुली का डिस्टेंस x4
और इस वाले पुली का डिस्टेंस x2 और ये वाले ब्लॉक का जो डिस्टेंस है वो 1। क्लियर है? अब देखो ये जो वायर पहले वाले में जो वायर लगा हुआ है यहां से यहां तक, ये जो रोप गया है ये इधर गया और ये इधर पूरा नीचे तक आया, उस पूरे रोप के लेंथ को हम मान लेते हैं L1। तो जो फर्स्ट वाला रोप का जो लेंथ है, राइट, सो हम क्या करेंगे, इसका यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है x1 हो गया और इधर से जो नीचे डिस्टेंस है वो x3 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, x1 प्लस x3, है ना, जो फिक्स्ड पुली है उससे डिस्टेंस हम मेजर करते हैं मान लो, तो x1 प्लस x3 क्या हो गया, ये L1 हो गया फर्स्ट वाला रोप। अब सेकंड वाला जो रोप है इसको हम लोग लेट्स से ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करें अगर, तो यहाँ से यहाँ जो अटैच्ड है ये पूरा जो ब्लू कलर से हमने इसको रिप्रेजेंट किया, राइट। तो ये जो है ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पहले तो इसका तो L2 जो लेंथ होगा इस x1 में से, मतलब x1 से x3 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये डिस्टेंस निकल के आ जाएगा यहाँ तक का, पूरे x1 से x3 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये डिस्टेंस आ गया, और x4 से x3 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। सो दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं x1 माइनस x3 प्लस ऑफ x4 माइनस x3, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L2 के बराबर हो जाएगा। जो सेकेंड वाला जो है स्ट्रिंग उसका टोटल लेंथ L2, तीन स्ट्रिंग यूज हुआ है ना, पहला स्ट्रिंग जो इसको 1 को इस पुली से अटैच कर रहा है, दूसरा स्ट्रिंग जो 1 से इस वाले पुली फोर्थ वाले पुली को अटैच कर रहा है, और तीसरा स्ट्रिंग हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो 1 से सेकेंड वाले ब्लॉक को अटैच कर रहे हैं। तो अब इसको अगर हम लोग किसी डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे देखो ये ग्रीन से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये वाले वायर का जो टोटल लेंथ है इसको हम लोग मानते हैं L3। तो यहाँ पे जो इक्वेशन लिखेंगे x1 माइनस x4 हो जाएगा लेफ्ट साइड में जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ, है ना, टोटल जो x1 है यहाँ से ये पूरा जो डिस्टेंस है x1 माइनस x4 ये वाला जो डिस्टेंस, x1 से x4 को अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारा लेफ्ट साइड वाला स्ट्रिंग मिल गया, और x2 से x4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, x2 माइनस x4 जो करेंगे तो ये हमें राइट साइड वाला स्ट्रिंग मिल जाएगा, और सब मिला के ये क्या हो गया, L3 हो गया। क्लियर है? ये तीन इक्वेशन सबको क्लियर है, ये फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और थर्ड वाला? हाँ, Yes, sir. सभी बच्चों को क्लियर है? हाँ सर। अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसको डबल डिफरेंशिएट कर लेते हैं बेसिकली। तो डबल डिफरेंशिएट करेंगे पहले तो x1 प्लस x3 को डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a1 प्लस a3 इज इक्वल टू 0। L1 तो कांस्टेंट है ना, उसको डबल डिफरेंशिएट टाइम के रेस्पेक्ट में करोगे तो 0 होगा। सो ऑन डबल डिफरेंशिएटिंग विद टाइम, on double differentiating with time, हम लोग को क्या मिल रहा है, a1 प्लस a3 0 मिल गया। दूसरा देखो यहाँ a1 है -2a3 प्लस a4, a1 -2a3 प्लस a4 ये भी 0 हो गया, और उसके बाद यहाँ पे फिर से करेंगे a1 माइनस 2a4 प्लस ऑफ a2 ये भी 0 हो गया। ठीक है, अब हम लोग को रिलेशन किसके किसके बीच में निकालना है, सेकंड वाले और फर्स्ट वाले के बीच में निकालना है, मतलब थर्ड फोर्थ को हम लोग को बेसिकली रिमूव कर देना है। ठीक है, तो a3 तो यहाँ पर से सीधे चला जाएगा -a1 इससे, ये हमारा हो गया फोर्थ इक्वेशन, फिफ्थ इक्वेशन और सिक्स्थ इक्वेशन। तो फ्रॉम 4
we get A3 is equal to माइनस A1. इसको यूज कर लेते हैं 5 में, ठीक है. Using this in 5, we get A1 minus 2A1 plus of A4 is equal to 0. अब A3 माइनस A1 है तो माइनस 2 इंटू माइनस A1 प्लस 2A1 हो गया. सो इससे आ गया A4 इज इक्वल टू माइनस 3A1. अब इसको यहाँ पे यूज कर लेते हैं, राइट. तो यहाँ पे यूज करेंगे, यूजिंग दिस इन सिक्स्थ, तो हमारा इक्वेशन क्या मिल जाएगा सिक्स्थ वाले में. A1 माइनस माइनस प्लस हो गया 2 इंटू 3A1 प्लस A2 इज 0. तो इससे A2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 7A1. ठीक है. तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द सेकेंड ब्लॉक एंड द फर्स्ट ब्लॉक. माइनस साइन बस वो ऑपोजिट डायरेक्शन बता रहा है. तो A2 इज इक्वल टू 7A1. क्लियर है? Yes, sir. प्लीज लिख लो इसको. लिख लिया सभी ने? Yes, sir, लिखिए. हाँ सर. सर एक मिनट बस. हो गया? यस सर. अब इसी क्वेश्चन में देखो, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इन सब में जो टेंशंस का रिलेशन है उस पे अगर हम लोग बात करें, so in the above example if two blocks have masses 1 kg and 2 kg respectively, then find their acceleration and tensions in the different strings. तो अब देखो ये तो रिलेशन हम लोग निकाल लिए हैं कि भाई इसका एक्सेलरेशन अगर a ऊपर के तरफ है तो इसका एक्सेलरेशन 7a नीचे की तरफ होगा. ये पिछले क्वेश्चन में निकाला हमने. अब हर एक पुली को देखो, ये वाला जो पुली है अगर मान लो हम लोग इसमें टेंशन T मानते हैं तो पुली का फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाओगे तो ये जो पुली है ये हमारा फोर्थ वाला पुली था. ठीक है. तो फोर्थ वाले पुली में
इधर टेंशन कुछ, ये मान लो टेंशन इधर मानते हैं टी और इसमें टी, तो बिकॉज पुली मासलेस है, ठीक है, तो इसमें इसका जो है जो टेंशन है वो टी प्लस टी 2t यहाँ पे हो जाएगा। और ये जो थर्ड वाला जो पुली है, ठीक है, ये थर्ड पुली है, ये फोर्थ पुली है। थर्ड वाले पुली में ये वाला जो पूरा वायर है उसमें 2t टेंशन, राइट, तो इधर हो गया 2t और इधर हो गया 2t, ऊपर जो है ये 4t हो जाएगा और ये पूरे में 4t टेंशन। अब अगर हम लोग इस 1 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो उस पे एक वायर ये T और एक 2T और 4T, तीन फोर्सेस लग रहे हैं, टेंशन T, 2T और 4T, तीन फोर्सेस जो ये ऊपर की तरफ लग रहा है और एक उसका खुद का वेट जो है 1g नीचे की तरफ लगेगा। 1g मतलब 10 न्यूटन हो गया, जी का वैल्यू 10 लेते हैं। सेकंड वाले का, ये सेकंड वाले ब्लॉक का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो इस पे एक ही फोर्स लग रहा है टी टेंशन ऊपर की तरफ, राइट, और इसका जो वेट है वो 2g होगा, दैट इज 20 न्यूटन, और ये 7a एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है और ये a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। अब अगर हम लोग इक्वेशन लिखते हैं दोनों का, फर्स्ट वाले का अगर हम लिखेंगे तो 7t माइनस ऑफ 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1a, है ना। नेट अपवर्ड फोर्स 70 है, डाउनवर्ड फोर्स 10 न्यूटन है, वेट उसका इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब 1 into a हो गया। ओके, सो इससे आ गया 70 माइनस 10 इज इक्वल टू a, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरे वाले के लिए, यहाँ के लिए लिखते हैं तो नेट अपवर्ड, ये बेसिकली नीचे मूव कर रहा है तो जो नीचे वाला फोर्स है वो बड़ा होगा, 20 माइनस टी इज इक्वल टू मास 2 इंटू एक्सेलरेशन 7 है, तो ये क्या हो जाएगा, 20 माइनस टी इज इक्वल टू 14 है। सेकेंड पॉइंट हो गया। फर्स्ट और सेकेंड है यहाँ पे, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करके ए और टी का वैल्यूज निकालेंगे, मतलब जो एक्चुअल वैल्यूज। इस पूरे चीज को क्या करो, 7 से मल्टीप्लाई करो। अब क्या हो जाएगा, ये 70 माइनस 10 इज इक्वल टू ए, और ये 140 माइनस 70 इज इक्वल टू 98a। ऐड कर देंगे अगर इन दोनों को, प्लस 70 माइनस 70 गया, 140 माइनस 10 इज 130, 98 प्लस 1 इज 99, ठीक है। तो इससे a का वैल्यू जो है 130 डिवाइडेड बाय 99 आ रहा है, सो दिस विल बी 1.313 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन निकल गया, अब किसी वाले इसमें वैल्यूज में पुट कर लो, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, 70 इज इक्वल टू 10 प्लस 1.313 और t is equal to 11.313 divided by 7. So this will be 1.616. Is it clear? Yes, okay.
लिख लिया सभी ने? हाँ सर लिखिए। Yes, sir. नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज इन, ये सेम क्वेश्चन जो है एच.सी. वर्मा में भी है, डी.सी. पांडे में भी है, ठीक है, और बहुत सारे जितने भी तुम पैकेजेस उठा के देखोगे या बुक उठा के देखोगे, ये क्वेश्चन जरूर हो, ठीक है। तो ये एक बेसिकली कॉन्सेप्ट है जिसको समझना बहुत जरूरी है। रिलेटिव मोशन क्या होता है, पुली के रेस्पेक्ट में कैसे ये मूव करेगा, वो कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो जब अगर पुली वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उन सब में ये सबसे एक अलग तरीके का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। So, system shown in figure is released from rest. Find the acceleration of different block and tension in different strain. तो दिमाग तब खराब होता है ना, जब तुमको ये दिखेगा कि भाई ये पुली खुद नीचे जा रहा है और पुली के रेस्पेक्ट में ये ऊपर नीचे मूव कर रहा होगा ना, ये 3 kg है, ये 2 kg है, ये नीचे जा रहा होगा, ये मास ऊपर जा रहा होगा, है ना, पुली खुद नीचे आ रहा है, राइट, और ये फिर ये वाला भी ऊपर मूव कर रहा है, ठीक है, ब्लॉक। कुछ इस तरह से कहानी हो रही होगी इसमें। तो अब वैसे केसेस में क्या करते हैं हम लोग, हमेशा जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है उसको कंसिडर करके और उसके बाद नेट एक्सेलरेशन लिखते हैं इन दो ब्लॉक्स। मतलब कि जो 3 kg ब्लॉक है, मान लो उसका इस पुली के रेस्पेक्ट में, ये जो पुली है उसके रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन, मान लो ये वाला पुली पी है, ठीक है, तो इस पुली के रेस्पेक्ट में इसका जो एक्सेलरेशन है ये AR एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, जो यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है, और पुली के रेस्पेक्ट में ये ऊपर जा रहा होगा AR एक्सेलरेशन से। क्लियर है? सो लिखो लेट AR बी, let AR be the acceleration of block of masses 2 kg and 3 kg with respect to pulley P, ठीक है। तो अब एंड ये जो मास है ये A एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है और पुली खुद A एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा। लेट A बी the acceleration of mass 1 kg and the pulley P. So इससे आ जाएगा net acceleration of mass 3 kg। अब देखो ये पुली A से नीचे आ रहा है, ये AR से पुली के रेस्पेक्ट में जा रहा है, तो नेट एक्सेलरेशन इसका क्या हो जाएगा, A प्लस AR लिख सकते हैं। पुली खुद A से नीचे आ रहा है, ये भी AR से, दोनों एक ही तरफ मूव कर रहा है, A प्लस AR हो जाएगा, ऐड हो जाएगा एक्सेलरेशन दोनों का, और ये ऊपर जा रहा है, पुली नीचे आ रहा है, तो नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, AR माइनस A हो जाएगा ना, हाँ, ऊपर जाने का जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी AR माइनस A, और नीचे आने का एक्सेलरेशन A प्लस AR। सो नेट एक्सेलरेशन ऑफ मास 3 kg इज इक्वल टू A प्लस AR, ठीक है, और ये इसको डाउनवर्ड लिख रहे हैं, और नेट एक्सेलरेशन of mass 2 kg
will be equal to AR minus A upward. ठीक है, ये अपवर्ड दिखाया हुआ है इसलिए इसको डाउनवर्ड भी ले सकते, तो वहां पे A माइनस AR कर लेते। डाउनवर्ड अगर दिखाना होता, अगर यही इसको डाउनवर्ड दिखाना होता तो ये क्या हो जाता, A माइनस AR हो जाता डाउनवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड है इसीलिए AR माइनस A। ठीक है, यहां तक क्लियर है? क्लियर है बेटा? अब इसके बाद ये लिख लिया सबने? लिख लो, क्योंकि नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, वहां पे फ्री बॉडी डायग्राम बना के लिखेंगे। लिख लिया सभी? हो गया सर। अब इन सभी ब्लॉक्स के फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाना शुरू करें, पहले सबसे पहले हम लोग 1 kg वाले का बनाते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं 1 kg वाले का। इसका एक वेट होगा नीचे के तरफ 1g विच इज इक्वल टू 10 न्यूटन हो गया। टेंशन T जो है, अब देखो यहाँ पे टेंशन भी अगर मान लो इसमें T मानते हो तो ऊपर वाले में कितना आ जाएगा, T प्लस T 2T हो जाएगा, और ये पूरे स्ट्रिंग में 2T होगा, तो यहाँ पे 2T टेंशन हो गया, राइट। और ये ऊपर मूव कर रहा है एक्सेलरेशन A से, राइट। तो इसका इक्वेशन अगर हम लोग लिखते हैं, तो अगर इसका इक्वेशन लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2T माइनस 10 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 1 इंटू A, so that is 2T minus 10 is equal to acceleration A, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरे वाले बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, लेट्स से 2 kg वाले का अगर हम बनाते हैं, 2 kg वाले में ऊपर एक फोर्स लग रहा है टेंशन T, इसका वेट नीचे के तरफ है 2g दैट इज 20 न्यूटन, और ऊपर ये एक्सेलरेट कर रहा है एक्सेलरेशन AR माइनस A से, राइट। तो इसका इक्वेशन अगर हम लोग लिखेंगे तो दिस इज T माइनस 20 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 2 इंटू AR माइनस A सेकेंड। ठीक है, उसके बाद तीसरा वाला ये थर्ड 3 kg वाले के लिए लिखते हैं। थ्री kg वाले के लिए लिखेंगे टेंशन T हो गया, इसका जो वेट है नीचे के तरफ 3g इज इक्वल टू 30 न्यूटन हो गया, राइट। और ये नीचे के तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, इसका एक्सेलरेशन A प्लस AR है, तो इक्वेशन क्या होगा, 3g माइनस T इज इक्वल टू 3 इंटू A plus AR. So this is 30 minus T is equal to 3 times A plus AR. ये थर्ड इक्वेशन। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन था इसमें और कोई वैल्यूज दे रखे सिस्टम, अब इनको हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो इससे हम लोगों को वैल्यूज जो निकल के आएंगे AR की और A की और टेंशन, 3 वेरिएबल है AR, A और टेंशन, और हमारे पास 3 इक्वेशन है।
तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसको, राइट। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा लिखें प्रॉपरली, तो ये हमारा आ जाएगा भाई t माइनस 20 इज इक्वल टू 2ar माइनस 2a, ठीक है। और इससे जो a का वैल्यू है, राइट, और इसको भी अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 30 माइनस टी इज इक्वल टू 3a प्लस 3ar, राइट। इन दोनों को सॉल्व कर लो, सेकंड और थर्ड को ऐड कर दो, एडिंग सेकंड प्लस थर्ड, तो हमारा हो गया t माइनस 20 इज इक्वल टू 2ar माइनस 2a, और ये 30 माइनस टी इज इक्वल टू 3a प्लस 3ar। इनको ऐड करेंगे तो ये हो गया कैंसिल, 30 माइनस 20 10 इज इक्वल टू 5ar plus of a, so this will be, इससे a और ar के बीच में रिलेशन हो गया, a is equal to 10 minus 5ar, ठीक है। ये हमारा फोर्थ इक्वेशन, राइट। अब आप क्या करो कि ये जो टेंशन था 2t is equal to 10 plus a, सो इसको हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं सारे में, तो ये टेंशन t is equal to 10 plus a by 2, इसको हम लोग यूज कर लेते हैं सेकेंड और थर्ड दोनों इक्वेशन में। सो अगर सेकेंड और थर्ड दोनों इक्वेशन में इसको यूज करेंगे तो हमारे पास 10 plus a divided by 2 minus of 20 is equal to 2ar minus 2a, राइट। तो इससे हमारा आ गया 10 plus a minus 40, 10 plus a minus of 40 is equal to 4ar minus 4a. So this will be minus 30, a minus 30, या minus 4a plus a, 5a minus 30 is equal to 4ar, ठीक है। तो a is equal to 4ar plus of 30 by 5। फोर्थ और फिफ्थ को इक्वेट कर दो तो हमारा हो जाएगा भाई 4ar plus 30 by 5 is equal to 10 minus 5ar. So this is 4ar plus 30 is equal to 50 minus 25ar. तो हमारा ये हो गया 29ar. 29ar is equal to 50 minus 30, 20 हो गया, तो ar is equal to 20 divided by 29. So इसको कैलकुलेट करेंगे, so this is approximately equal to 0.7 meter per second square. ar का वैल्यू आ गया, अब a का वैल्यू इसी से निकाल सकते हैं, 10 minus 5ar, 10 minus 0.35, थ्री 6.5 हो जाएगा। उसके बाद a का वैल्यू निकल गया और ये निकल गया, टेंशन t इज इक्वल टू 10 plus a by 2, 16.5 by 2,
क्लियर है? So basically this is considered as one of the most difficult questions of these connected pulleys. और भी होते हैं, और भी डिफिकल्ट होते हैं, बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव एक्सेलरेशन वाला कॉन्सेप्ट भी आ जाता है जो जनरली नहीं यूज होता है, मतलब वन ऑफ क्वेश्चन है जहाँ पे यूज होता है। ठीक है, क्लियर है सभी को? Yes. लिख लिया सभी ने? हाँ सर। ठीक है, विल स्टॉप हियर टुडे। और तुम लोगों को मैं कुछ शीट्स बना के भेजूंगा जिसके क्वेश्चंस तुम लोग को करने हैं। तो जो क्वेश्चंस मैं भेजूंगा वही अभी करने हैं, कुछ भी क्वेश्चन मन से मत करने लगना अभी, ठीक है? एक बार और थोड़ा सा पढ़ा लेने दो, एस.सी. वर्मा के भी क्वेश्चंस कर लेंगे, उसके बाद फिर तुम लोग इसमें आगे जाए, ठीक है? ठीक है सर। फिर उसमें गलत कॉन्सेप्ट सीखना बहुत आसान है, और वो गलत कॉन्सेप्ट एक बार सीख लोगे उसके बाद हम कितना भी कोशिश करेंगे सही कॉन्सेप्ट नहीं सीख पाओगे। इसीलिए डोंट गो अहेड इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स। जो क्वेश्चंस के हम बताएंगे वही क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना? गलत से लगाने लगोगे आंसर तो आ जाएगा, 2-4 में आएगा, उसके बाद 5-6 में गलत भी आने लगेगा। इसीलिए गलत कॉन्सेप्ट सीखना बहुत डेंजरस है। चलिए, लिख लिया सबने? लिख लिया सभी ने? हाँ सर। ठीक है, ठीक है फिर, है ना? अब हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट मंडे को।